नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौकरी के आंकड़ों पर बात करने ही जा रहा था कि चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई। हम नौकरी और बचत के आंकड़ों पर बात करेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात होनी तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आई खबर बहुत उत्साहजनक नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वह फॉर्म 17C के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इस पर सुनवाई अब गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। चुनाव के आंकड़ों को लेकर इतने सवाल उठ रहे थे, वे सब के सब अब अधर में लटके रहेंगे। जिन आंकड़ों को 2019 तक दिया ही जा रहा था, इस चुनाव में क्यों नहीं दिया जा सकता है, कोर्ट जाने की नौबत ही क्यों आई, यह समझ से परे है। इन आंकड़ों को प्रकाशित करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, ना ही तकनीकी रूप से मुश्किल था। फिर भी चुनाव आयोग ने प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। कुल मतदाता कितने हैं? आपके संसदीय क्षेत्र में टोटल वोटर कितने हैं? अगर यह संख्या बता दी जाएगी तो क्या हो जाता? क्यों नहीं बताई गई? लोग जानना चाहते हैं कि जिस संख्या से मतदान प्रतिशत निकाल रहे हैं वो संख्या क्या है। मतदान के 4 चरणों के बाद 1 करोड़ से अधिक वोटरों की संख्या बढ़ गई। इसे लेकर लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते रहे। संख्या को लेकर संदेहों का दायरा बढ़ता चला जाएगा। किसी चुनाव में ईवीएम को लेकर आशंका होती है तो इस चुनाव में फॉर्म 17C आ गया। जाहिर है इस मामले में जुड़े लोग निराश हुए हैं। जिस संस्था को बिना मांगे आंकड़े देने चाहिए वही इनकार कर रहा है। इसलिए हम अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों पर आते हैं। होता क्या है कि इस तरह के लेख अंग्रेजी में छप जाते हैं, हिंदी में तो होता नहीं, तो हिंदी के दर्शकों के लिए एक संग्रह तैयार करने की कोशिश की गई है। सेंसेक्स 75,000 तक पहुंच गया और निफ्टी आज 23,000 पार कर गया। पहली बार 23,000 के पार गया, नीचे भी आ गया। अभी से ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने इंटरव्यू में दावा करने लगे हैं कि 4 जून के बाद बाजार में और उछाल आएगा। लाइव मिंट में विवेक कौल ने लिखा है कि अप्रैल महीने से विदेशी संस्थागत निवेश को FII ने भारतीय बाजार से 369 अरब रुपए निकाल लिए। इसी दौरान बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड और बैंक जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 781 अरब रुपए का निवेश कर दिया। केवल मई में DII ने 339 अरब रुपए का स्टॉक खरीदा है। विवेक कौल ने लाइव मिंट में लिखा है कि 5,000 लिस्टेड कंपनियों की कुल बिक्री 52% बढ़ी है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में केवल 32% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया, इस कारण कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया। शेयर बाजार में लोग मुनाफा देखकर निवेश करते हैं, उसी से स्टॉक की कीमत बढ़ती है। सरकार के इस फैसले के कारण GDP में कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा घटा है और लोगों के इनकम टैक्स का हिस्सा बढ़ गया है। यानी आम आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा है, कॉरपोरेट कम टैक्स दे रहा है। इन सब कारणों से भी शेयर बाजार में बहार का मौसम है। GDP के प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो अभी तक कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन टैक्स में कटौती होने के पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। कॉरपोरेट टैक्स की भरपाई आपके इनकम टैक्स से की जा रही है। शेयर बाजार में उछाल आ रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या इस उछाल पर उछला जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में भी उछाल है? लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सैलरी बढ़ रही है। आज के वीडियो में हम हाल की कुछ आर्थिक खबरों की बात कर रहे हैं ताकि आप कम से कम समय में जान सकें कि तमाम विश्लेषणों में क्या क्या कहा जा रहा है। हमने विवेक कौल के कई लेखों का इस शो के लिए इस्तेमाल किया है। सितंबर 2019 में सरकार ने कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट में यह कहते हुए कमी कर दी कि इससे देश में निवेश और ग्रोथ में वृद्धि होगी और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आएगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं कि कॉरपोरेट टैक्स में दी गई इस छूट के बावजूद भारत की GDP में निजी निवेश का प्रतिशत गिरता जा रहा है। अर्थशास्त्री विवेक कौल लिखते हैं कि 2019 में यह GDP का 15.4% था, मगर 2023 तक आते आते 12.6% रह गया। दरअसल इससे असल लाभ उद्योगपतियों को हुआ है और जहां इस अवधि में उनके द्वारा चुकाया गया कॉरपोरेट टैक्स 36% बढ़ा,
उनका नेट प्रॉफिट इसी अवधि में 187% बढ़ गया। इसके मुकाबले जीडीपी में खुद सरकार के योगदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी इसी बात को लेकर बार बार दोहरा रहे हैं कि कुछ ही उद्योगपतियों को फायदा मिल रहा है, आम आदमी को नहीं। पिछले 10 साल 22 लोगों के लिए इन्होंने काम किया। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला। अदानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। उन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को यह पैसा दिया, हम अब हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को और सबसे गरीब परिवारों को यह पैसा देने जा रहे हैं। 8,500 रुपए महीने के खटाखट आपके बैंक अकाउंट पे जाएंगे। एक YouTube चैनल पर निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू चल रहा था। उनसे पूछा गया कि टैक्स भरने वाले 22 मिलियन लोगों में से केवल 4.5 मिलियन टैक्स देते हैं, जो कुल आबादी का केवल 0.3% है। बहुत कम लोग हवाई यात्रा करते हैं। उपभोग के आंकड़े भी बताते हैं कि असमानता बढ़ती जा रही है। यूपीआई का इस्तेमाल भी बहुत कम लोग करते हैं। वित्त मंत्री मूल सवाल को छोड़ जवाब कहीं और से देने लग जाती हैं और कहती हैं कि पढ़ाई के बाद भी 6 महीने तक हमारे इंजीनियर नौकरी के लिए तैयार नहीं होते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करने लग जाती हैं, जबकि सवाल पूछा गया था कि गरीब और अमीर के बीच अंतर क्यों बढ़ रहा है। अगर चुनाव भर इन मुद्दों पर जमकर बहस होती तो जनता को सरकार और विपक्ष दोनों का ही पक्ष समझने का पर्याप्त मौका मिलता कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें नौकरियों की संभावना कैसी है। सरकार के दावों के अनुसार तो इतना विकास हो चुका है कि पूछिए मत, लेकिन इससे अलग लोग क्या देख रहे हैं वह भी तो देखिए। जैसा कि अर्थव्यवस्था पर लिखने वाले विवेक कौल कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि जितना भी आप दावा करते हैं उसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप कहते हैं कि 6 करोड़ नौकरियां पैदा की गईं, तो फिर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की लाइन में नजर क्यों आते हैं? ये संख्या कम भी नहीं होती। नौकरी को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं, जिस पर हम आगे इस वीडियो में बात करते रहेंगे। भारत में सरकार किसी एक जगह पर नहीं बताती है कि देश भर में कितने लोगों को इस महीने रोजगार मिला। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, वहां आप जान सकते हैं कि इस महीने कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने लोग नौकरी से बाहर आ गए। कभी यहां नेशनल सैंपल सर्वे से पता चलता है, तो कभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है, तो कभी कभी मनरेगा से भी। ईपीएफओ का जो नया आंकड़ा बता रहा है कि ऐसी नौकरियां घट गई हैं जिनमें पीएफ कटता है, जिसे आप संगठित क्षेत्र की नौकरी कहते हैं। फरवरी के महीने में ईपीएफओ से 7,77,700 नए सब्सक्राइबर जुड़े, लेकिन मार्च के महीने में 7,47,000 ही जुड़ पाए, यानी मार्च में संख्या कम हो गई। 20 मई को शिवा राजौरा ने अपनी खबर में बताया है कि पिछले 3.25 साल में पहली बार इतना कम हुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड में यह खबर छपी है। फरवरी में कोविड की दूसरी लहर में ऐसी गिरावट आई थी, तब मई के महीने में 6,49,618 कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े थे। शामिल होने वाले नए कर्मचारियों में 18 से 25 वर्ष के युवाओं में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नए और पुराने कर्मचारियों की कुल संख्या के हिसाब से देखिए तो ईपीएफ में 7% की गिरावट दिखती है। फरवरी में इनकी कुल संख्या 15.4 लाख थी, जो मार्च में गिरकर 14.4 लाख पर आ गई। असंगठित क्षेत्र में कुछ काम मिल रहा है। यहां तो कम वेतन का और दिहाड़ी का काम मिल जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक सर्वे के अनुसार लेबर मार्केट में बेरोजगारी घटी है, मगर ध्यान से सुनिए, 8% से 7.6% पर आ गई। यह गिरावट इसलिए आई कि काम खोजने वालों की संख्या कम हो गई, यानी यहां भी बेरोजगारी भयंकर है। काम मिलने की उम्मीद कम है तो बहुत से लोगों ने काम खोजना बंद कर दिया। 24 मई के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में संतोष मेहरोत्रा
और जजाति पारिदा का एक लेख छपा है। अपने लेख में दोनों दिखाते हैं कि 2018 में हर 2 घंटे पर 3 बेरोजगार युवकों ने अपना जीवन समाप्त किया। 2022 में हर घंटे 2 बेरोजगार युवकों ने जीवन समाप्त कर लिया। यह राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़े हैं। इनका कहना है कि अगर नौकरियां बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ ऐसी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी का दावा ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने 6 साल में 6 करोड़ रोज़गार पैदा किया, मगर असलियत ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में 1 करोड़ रोज़गार पैदा हो रहा था। उनका वादा तो ये था कि वो 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार पैदा करने वाले हैं, यानी कि अभी तक 10 साल में 20 करोड़ रोज़गार पैदा हो जाना चाहिए। तो उसके तो आसपास भी नहीं है अपने ही कथन के हिसाब से। केवल 6 करोड़ 6 साल में हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा बड़ी बात, 6 करोड़ लोग पिछले 3 साल में कृषि में ज़रूर जुड़ गए हैं, और कृषि में रोज़गार कोई किसी उसको नहीं कहता। वो किसी तरीके से जीवन व्यापन तो लोग कर रहे हैं वहाँ, और वैसे ही वहाँ 42% लोग 5 साल पहले हमारे देश को के कुल उत्पादन में केवल 15% योगदान दे रहे थे, और वो बढ़ कर के प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 6 करोड़ कृषि में बढ़ गए। अर्थात स्थिति ये है कि मुद्रा में ठेला वाला पकौड़ा बेच करके अपनी बीवी और बच्चे को भी लगा करके 200 रुपये कमा के आ रहा होगा, जबकि वो नियमित वेतन पे रहा हो पहले, और अब वो ठेला चला रहा है क्योंकि आपने उसको मुद्रा का लोन दे दिया। उसके अतिरिक्त महिलाएं जो स्कूल जा रही थीं, पढ़ी लिखी जा रही थीं, बच्चियां स्कूल पढ़ी लिखी जा रही थीं, आज बेरोज़गारी यहाँ पर है, युवा बेरोज़गारी ख़ास तौर से, कि बिना पगार के बच्चियां अब खेती में जुड़ रही हैं, और वो अनपेड फैमिली लेबर कहलाता है। उसको रोज़गार नहीं, उसको बेगार कहा जाता है, रोज़गार नहीं। आईआईटी के 23 कैंपस में 7,000 छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, उन्हें नौकरी नहीं मिली। यह जानकारी आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह ने आरटीआई से हासिल की। आईआईटी के प्लेसमेंट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 1.25 गुना उछाल आया है, मगर प्लेसमेंट ना होने वाले छात्रों की संख्या 2.25 गुना बढ़ गई है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से इतनी बड़ी हेडलाइन बना दी गई कि भारत में बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। जब आईआईटी के ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही तो बाकियों को कैसे मिल रही है, किस तरह की नौकरी मिल रही है। आईटी सेक्टर में भी नौकरियां तेजी से घट रही हैं, भर्तियां कम हो रही हैं। यह उन नौकरियों का हाल है जिनके लिए नौजवान पढ़ाई के दौरान कई लाख रुपए का निवेश करता है, कोचिंग से लेकर संस्थान की फीस में लोन लेता है। याद रखिएगा, मोदी सरकार के दौर में आईआईटी की फीस भी काफी बढ़ गई। 2016 में जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थीं, तब आईआईटी की फीस 90,000 से बढ़ाकर 2 लाख से अधिक कर दी गई। 2022 में आईआईटी दिल्ली में एमटेक के छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद आईआईटी ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस लिया। आईआईटी दिल्ली ने फीस दुगनी करने का फैसला लिया था। 2022 में 45 में से 20 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपनी फीस में वृद्धि की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 4 गुना बढ़ गई। शिक्षा के क्षेत्र के जानकार महेश्वर पेरी कहते हैं कि 8 साल में आईआईटी की फीस 125% बढ़ी है। 2014 में 3.6 लाख थी, 2022 में 8 लाख हो गई। तो पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है, लेकिन नौकरी गायब होती जा रही है और सैलरियां कम होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 6-7 साल में 6 करोड़ रोजगार पैदा किए गए। अगर रोजगार पैदा हुआ, नौकरियां दी गई, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ रहा है? 6 करोड़ लोगों को अगर नौकरी मिलती तो फिर उपभोग के स्तर में भी वृद्धि आती। लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि लोग कम खरीद रहे हैं, उपभोग दर में कोई वृद्धि नहीं, ठहर सा गया है। इतनी नौकरियां अगर मिली हैं तो उसका कुछ तो अर्थव्यवस्था पर असर दिखना चाहिए।
जैसे दुपहिया वाहनों की बिक्री अभी तक 2018 और 19 के स्तर पर नहीं पहुंची है। 2018-19 में 21 मिलियन से अधिक दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी। 2023-24 में करीब 14 मिलियन वाहन ही बिके। मतलब लोग कितना कम कमा रहे हैं कि नौकरी पाने के बाद भी बाइक नहीं खरीद पा रहे। महानगरों के रेलगाड़ियों को अलग कर आप नॉन सबर्बन यात्रियों की संख्या देखें तो उसमें भी गिरावट है। विवेक कौल ने दिखाया है कि यह क्यों हो रहा है कि लोग लंबी दूरी की यात्राएं कम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि कम सैलरी वाली नौकरियां मिल रही हैं। नए लोगों को अधिक वेतन की नौकरी का जमाना चला गया। हिंदू अखबार के लिए श्रुति बालाजी और वी गणेश राधा कृष्णन ने एक विश्लेषण किया है। इसमें दिखाया है कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में शाकाहारी थाली की कीमत 71% बढ़ गई। इसी समय नियमित रोजगार से मिलने वाली औसत मासिक सैलरी में मात्र 37% की बढ़ोतरी हुई। यानी सैलरी कितनी कम बढ़ रही है, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अनियमित श्रमिकों के वेतन में अनुपात के हिसाब से करीब करीब उसी दर से बढ़ोतरी हुई जिस दर से खाने की थाली का दाम बढ़ा। मगर मजदूरों के संदर्भ में यह देखा जाना जरूरी है कि वे पहले से ही अपने मासिक वेतन का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करते रहे हैं। शाकाहारी थाली की कीमत आंकने में चावल, तूर दाल, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, आलू, मटर, आटा, पत्ता गोभी, सूरजमुखी के तेल और नमक की कीमतों को देखा गया। इन चीजों के 5 साल पुराने दामों और अभी के दामों के बीच तुलना की गई। अखबार ने उदाहरण दिया है कि 2019 में 125 ग्राम तूर दाल की कीमत 9.3 रुपए थी। 5 साल बाद इसकी कीमत 20 रुपए से अधिक हो गई। शाकाहारी थाली में सभी चीजों के औसत दाम को जोड़ा जाए तो कुल कीमत 79 रुपए से अधिक होती है। 2019 में यह कीमत 46 रुपए थी। जाहिर है जो कमा रहा है वह उतना ही कमा पा रहा है कि जीवन चल जाए। बचत मुश्किल है, बल्कि बचत से ही निकालकर घर या कार खरीद रहा है। इससे हुआ क्या कि घरेलू बचत में ऐतिहासिक गिरावट आ गई है। इसलिए अर्थव्यवस्था का हाल आपको केवल शेयर बाजार में ही उछलता हुआ नजर आएगा। अच्छा हो तो सबको फायदा है, लेकिन अच्छा होता तो फिर नौकरियां क्यों नहीं बढ़ती और सैलरी क्यों नहीं बढ़ती। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के विवेक मूर्ति लिखते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को आप केवल जीडीपी से नहीं नाप सकते। नौकरी का पैमाना जरूरी है। देखना चाहिए कि आर्थिक नीतियों से कितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का हवाला देते हुए सरकार ने दावा किया कि 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.2% पर आ गई। लेकिन विवेक मूर्ति लिखते हैं कि इसमें अधिकतर नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। जानकारों का मानना है कि इसका मतलब है प्रवासी कामगारों को शहरों में काम नहीं मिल रहा, जिस कारण वे वापस गांव जा रहे हैं। शहरों में पुरुषों में रोजगार न के बराबर बढ़ रहा है, यानी अब भी मनरेगा ही लोगों के काम का सहारा है। लेकिन यह दिखा रहा है कि शहर में काम नहीं मिल रहा। मनमोहन सिंह ने अनाज गारंटी योजना की तरह मनरेगा का कानून नहीं बनाया होता तो कोविड के समय और आज के समय में इतने लोगों को काम नहीं मिलता। एक व्यक्ति द्वारा एक दिन मनरेगा में काम करने को एक कामकाजी दिन गिना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च में खत्म हुए 2023-24 वित्तीय वर्ष में मनरेगा में पंजीकृत कुल कामकाजी दिनों की संख्या पिछले साल यानी 2022-23 के मुकाबले 10 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ से अधिक हो गई। अब तो कोविड नहीं है, इसलिए यह बहाना नहीं चल सकता कि गांव लौटने और मनरेगा में बढ़ी मांग की वजह कोविड है। कोविड से पहले यानी 2019-20 के आंकड़ों से तुलना करेंगे तो मनरेगा में कुल कामकाजी दिनों में 46 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि सालाना भी देखिए तो 4.4% होती है। यह आंकड़ा कोविड से आई बेरोजगारी और उसके बाद फिर से पाई गई नौकरियों के बाद का है, यानी नौकरियां मिलने के बाद भी लोगों का मनरेगा पर निर्भर होना जारी है। इसका मतलब बहुत से लोगों को वह काम वापस नहीं मिला जो वे कर रहे थे या करना चाहते थे। विवेक मूर्ति लिखते हैं कि यह बढ़ोतरी इस दौरान हुई जनसंख्या वृद्धि और श्रम शक्ति में हुई वृद्धि से कहीं ज्यादा है। अगर शहरों में अच्छी नौकरियां मिल रही होती तो मनरेगा में काम करने वालों की संख्या कम भी होती, मगर वो बढ़ रही है।
आईआईटी से पास करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही। जिन्हें साधारण नौकरियां मिल रही हैं उनमें भी पीएफ वाली, सामाजिक सुरक्षा वाली नौकरियां नहीं हैं। शहर में रोजगार नहीं है और लेबर मार्केट में लोग काम मांगने नहीं जा रहे। फिर सरकार कैसे दावा कर देती है कि उसके 10 साल के कार्यकाल में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। यही नहीं, मनरेगा में काम तो मिल रहा है, लेकिन जो कमाई हो रही है उसे आप अगर महंगाई की दर से एडजस्ट करेंगे तो उसमें पिछले 5 साल में वृद्धि नहीं, कमी नजर आएगी। सोचिए, काम मिल रहा है मगर कमाई कम हो रही है। विवेक मूर्ति लिखते हैं कि अगर कुल रोजगार की संख्या उसी अनुपात में बढ़ रही है तो वेतन में गिरावट स्वीकार्य हो सकती है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर देने के बाद भी रोजगार नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह है कि सड़क और दूसरे निर्माण कार्यों में काफी काम अब मशीनों से होता है। इन कार्यों में मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोजगार नहीं बढ़ता। अब आते हैं आपकी कमाई और बचत पर, जिसका संबंध महंगाई से भी है। 2014-19 के 5 साल की तुलना 2019-24 के 5 साल से करने पर पता चलता है कि कुल मुद्रास्फीति की औसत दर जहां 4.2% से बढ़कर 5.7 हो गई, वहीं खाद्य मुद्रास्फीति 3.3% से बढ़कर 6.9% हो गई। इसमें भी ताजा आंकड़ों पर गौर कीजिए तो मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में खाद्य मुद्रास्फीति 8.5% रही है, वहीं अप्रैल में यह और बढ़ गई, 8.7% पर पहुंच गई। हो सकता है कि इस कारण 5 किलो मुफ्त अनाज से लोगों को राहत मिलती हो, लेकिन बाकी चीजों की महंगाई के कारण उन पर घोर दबाव रहता है। इसी के साथ एक और बात गौर कीजिए, शौतिक विश्वास ने बीबीसी के लिए अप्रैल में एक रिपोर्ट फाइल की। एक और जहां घरेलू बचत कम हो रही है, घरेलू कर्ज के मामले में तेज उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2023 में सालाना कर्ज जीडीपी का 5.8% हो गया है, जो 1970 के बाद दूसरा उच्चतम स्तर है। जैसे जैसे लोग घर चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उनकी बचत कम होती जा रही है। ज्यादा उधारी के मामलों में परिवार के सामने मुश्किल यह है कि उन्हें कमाई का एक हिस्सा उस उधारी और उसके कर्ज को चुकाने में खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में परिवार के पास बचत के लिए कम बचता है। इस चुनाव में आर्थिक मुद्दों पर बहस नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बांग्लादेश युद्ध को लेकर बोलने लग गए हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, जाहिर है अब सारी बहस इसी के आसपास होगी। इसका 5 साल के हिसाब से और आज की आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसी तरह चुनाव भर प्रधानमंत्री मुद्दों से बचते रहे और भटकाते रहे। शायद देश के युवा भी यही चाहते होंगे कि नौकरी और अर्थव्यवस्था की हालत पर बहस ना हो, उनका ध्यान कोई धर्म की राजनीति से ना भटकाए, ताकि उन्हें भी रील्स बनाने का टाइम मिलता रहे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।